वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो मैं आपको आज प्रश्न कराने वाली हूँ वो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप CDP की तैयारी कर रहे हैं तो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं UP टेट में, रीट और RTET में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको 25+ अगर आप लाना चाहते हैं तो आप इन प्रैक्टिस सेट को फॉलो कीजिए, आपके ज़रूर आएंगे और आपका जो मार्क्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इनके जो आंसर हैं वो याद रखने हैं, समझ कर याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वह कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है या फिर प्रतिभाशाली है। हमारा जो आंसर है वो है सामान्य बुद्धि, यानी कि यदि किसी बालक की IQ लेवल 90 से 110 के बीच में है तो हम उस बच्चे को कहेंगे एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, एवरेज बालक। ठीक है, और यह जो सारणी दी थी यानी कि जो टेबल दी थी IQ के लिए वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? टर्मर। ठीक है, टर्मर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने IQ निकालने के बाद हमें ये देखना है कि बच्चा एवरेज है, प्रतिभाशाली है, हमें उसका मान निकालना है। मान निकालने के बाद हमें उस टेबल में चेक करना है कि मान हमारा किस रेंज में आ रहा है, उस रेंज के हिसाब से ही हम ये बता सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली होगा, एवरेज होगा, डल होगा, किस प्रकार का बालक है। एक बार मैं आपको वो टेबल दिखा देती हूँ। अगर हम टेबल की बात करें तो एक साइड आपका IQ दे रखा है और दूसरी साइड आपका बुद्धि वर्ग दे रखा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का IQ 140 से ज़्यादा है तो बच्चा जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली होगा। अगर 120 से 140 के बीच में है तो प्रखर या अति उत्कृष्ट होगा। ठीक है, अगर 110 से 120 के बीच में है तो तीव्र या उत्कृष्ट बुद्धि। 90 से 110 के बीच में है, यही हमसे पूछा था, तो औसत या सामान्य बुद्धि। ठीक है, फिर है 80 से 90 के बीच में है तो पिछड़े या मंद बुद्धि। 70 से 80 के बीच में है तो सीमा पर या निर्बल बुद्धि। ठीक है, इसी तरीके से कम होता जाएगा। अगर आप बात करें 70 से कम है तो मूर्ख है, अगर 50 से 70 के बीच में है तो अल्प बुद्धि है। ठीक है, 25 से 50 के बीच में है तो मूढ़ है, अगर 25 से कम है तो जड़ मूर्ख। ठीक है, और यह जो सारणी दी थी वो टर्मर ने दी थी, तो नाम याद रखना है। और ये जो मैंने आपको टेबल दी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? यानी कि RT 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट है। ठीक है, इससे प्रश्न आया है कि कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, B ऑप्शन है 7 से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए, C ऑप्शन है 5 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए और D ऑप्शन है 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन A इज़ करेक्ट, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है RT 2009। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए लागू है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यदि आप एक टीचर हैं और अगर आप बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको बताना है कि आपके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी है। मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या फिर सांख्यिकी विधि। अगर हम प्रश्न की बात करें तो हम देखते हैं कि हम बुद्धि और विकास का अध्ययन करना है। अगर हमें बुद्धि और विकास का, यहाँ बुद्धि होगा, बुद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो हम सबसे ज़्यादा अच्छी विधि किसको मानेंगे? विकासीय। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा विकासीय विधि। और इसमें मैं आपको एक चीज़ फैक्ट और बता देती हूँ कि मनोविश्लेषण विधि जो दी है वो सिगमंड फ्राइड ने दी है।
ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। आपसे नोट पूछा है, गार्डनर ने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, बहु बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। आपसे पूछा है कि इसमें से एक कौन सी नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। नोट पूछा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा भावात्मक बुद्धि। गार्डनर ने कौन सी थ्योरी बताई थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? तो 7 प्रकार की बताई थी। सातों के एक बार नाम याद करा देती हूँ। सबसे पहले है भाषाई बुद्धि, दूसरी है तार्किक या गणितीय बुद्धि, तीसरी है सांगीतिक बुद्धि, यानी कि संगीत में जिसकी ज़्यादा रुचि होती है तो उसमें जो बुद्धि होती है वो होती है संगीतीय बुद्धि। फिर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फिर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दैहिक, इंद्रियगत और फिर स्थानिक, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको भावात्मक बुद्धि नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं भी 7 प्रकार के जो बुद्धि बताई है उसमें भावात्मक बुद्धि का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि गार्डनर ने भावात्मक बुद्धि नहीं दी है, ठीक है। तो जो 7 प्रकार की हैं वो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। भाषाई बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दैहिक, इंद्रियगत और स्थानिक, ठीक है। ये 7 प्रकार की बुद्धि के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए हमारा आंसर क्या है? भावात्मक बुद्धि। देखा आपने कि जो 7 प्रकार की बुद्धि थी उसमें ये भी नाम था, स्थान संबंधी, अंतर्वैयक्तिक और भाषात्मक, ये 3 तो थी और जो भावात्मक थी वो नहीं थी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? भावात्मक बुद्धि। 5वें प्रश्न की बात करें तो यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125, 80, 120 या फिर 100। IQ का एक सूत्र होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। हम यहाँ मानसिक आयु का मान रखेंगे, मानसिक आयु दी हुई है 5 वर्ष और वास्तविक आयु दी है 4 वर्ष और गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 4 से 100 को 100 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बार जाएगा और 25 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 125 आएगा। यानी कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष दी हुई है और अगर वास्तविक आयु 4 वर्ष दी हुई है तो बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी हम IQ का फॉर्मूले से निकाल लेंगे और हमारा जो आंसर है वो है 125, ठीक है। चलिए ये एक परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? BN झा ने कहा था, स्किनर ने कहा था, डेविस ने कहा या वुडवर्थ ने? ये एक परिभाषा दी है, किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? आपको उनका नाम बताना है। तो मनोविज्ञान का ये जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो जिसने ये परिभाषा दी है उन मनोवैज्ञानिक का नाम है स्किनर, ठीक है। यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? स्किनर। नेक्स्ट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? आंसर है 5 वर्ष, ठीक है। यानी कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो आंसर है 5 वर्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि लर्निंग डिसऑर्डर से है प्रश्न, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाए हैं लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, उसमें कई सारे थे, यानी कि डिसलेक्सिया था, डिस्ग्राफिया था, डिसकैल्कुलिया था। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बिल्कुल उसी में से ये प्रश्न है कि एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या फिर सुनने की? बताइए। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, ये क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर है। और जो
एलेक्सिया है, पढ़ने की अक्षमता होती है यदि कोई बालक किसी, अगर हम उसको कोई पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे रहे हैं, यदि हम उसे किसी बुक का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने के लिए दे रहे हैं, मान लो कोई स्टोरी है, तो वो अच्छे से उसे पढ़ नहीं पाता है, शब्दों को अच्छे से पहचान नहीं पाता है, एक लयबद्ध तरीके से उसको धारा प्रवाह तरीके से पढ़ नहीं पाता है, तो हम उस विकार को क्या कहते हैं? एलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? प्याजे के अगर आपको सिद्धांत का नाम पता है तो आपको उनकी 4 अवस्थाओं के नाम भी याद होंगे, और अवस्थाओं में से ही ये प्रश्न है। अगर हम प्याजे के सिद्धांत की बात करें तो प्याजे का जो सिद्धांत का नाम है वो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, उसमें कितने चरण हैं? 4। ठीक है, और यह जो चरण है वो 4th है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसकी जो एज है वो है 11 वर्ष से 15 वर्ष। ठीक है, अगर हम 4 अवस्थाओं की बात करें तो पहली होती है संवेदी पेशीय अवस्था, उसकी जो एज मानी जाती है वो है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी जो एज होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष, और तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी जो एज होती है वो होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। ठीक है, और जो 4th है यानी कि हमारे जो प्रश्न में पूछी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है 11 से 15 साल तक। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको प्याजे के सिद्धांत का नाम याद हो गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कितने अवस्थाएं बताई हैं? 4 बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, और 3rd ऑप्शन है कि स्टेनले हॉल, और 4th है जेम्स सली। एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 साल के पुत्र का अध्ययन किया था। आपको उनका नाम बताना है, और उनका नाम है पेस्टोलॉजी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 साल के पुत्र का अध्ययन किया था? तो नाम है पेस्टोलॉजी। ठीक है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसकी जो दिशा होती है वो होती है सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उसी में से प्रश्न आया है, और बाल विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, मैंने आपको बताए थे, और उसी में से एक प्रश्न है कि बालक का विकास होता है, तो वो है सिर से पैर की ओर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।